वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्र। आई एम जितेश। आज इस वीडियो लेक्चर में बाबू हम लोग अपने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स का हम लोग सेट 3 डिस्कस करेंगे ना। इसमें भी करीब करीब इसमें थोड़ा 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा है, 20 से 22 क्वेश्चन। तो चलिए बिना मतलब टाइम को इधर उधर की हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कर लिया है। तो द इश्यूज बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर कवर्ड इन। तो बाबू एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो दिक्कत है, एम्प्लॉयर मतलब कौन, जो नौकरी दे रहा है, जो फैक्ट्री का मालिक है, और एम्प्लॉय कौन, जो उसके यहाँ नौकरी कर रहा है, जो वर्कर्स वगैरह उसको बोलते हैं एम्प्लॉय। जब आप कहीं पे नौकरी करने जाएंगे डिग्री के बाद आप एम्प्लॉय रहेंगे, और सरकारी नौकरी मिला तो गवर्नमेंट अपना एम्प्लॉयर हो गया। तो फैक्ट्री एक्ट और अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कोई तरह का डिस्प्यूट, झगड़ा झंझट हो गया तो उनको किस तरह के कानून से इसको कवर किया जाता है। तो फैक्ट्री एक्ट नहीं होगा बाबू। फैक्ट्री एक्ट मतलब क्या होता है कि फैक्ट्री से जुड़े जो भी चीज़ हैं उनको कंपनसेशन वगैरह देना, सैलरी वगैरह देना, या किस तरह का एक्चुअली इन्वायरमेंट हम लोग फैक्ट्री में दे रहे हैं अपने वर्कर्स वगैरह को, उससे रिलेटेड है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट नहीं, ये तो कंपनसेशन देने का मतलब है। कोई दुर्घटना वगैरह हो गया वर्कर को तो कितना मुआवजा वगैरह दिया जाएगा, उससे रिलेटेड। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, और एक हमारा मिनिमम वेजेज एक्ट। मिनिमम वेजेज एक्ट भी नहीं होगा। मिनिमम वेजेज एक्ट मतलब उसको कम से कम कितना सैलरी देना चाहिए। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा बाबू, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। नाम ही है डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट मतलब इंडस्ट्री में या फैक्ट्री वगैरह में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई झगड़ा झंझट हो गया दो एम्प्लॉयज के बीच में या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में, तो ये इसको कवर करता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मिंट बाय अवार्ड इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये जो एक अवार्ड वर्ड है उसका क्या मतलब होता है। अवार्ड मतलब लोग क्या समझते हैं, प्राइज, अमाउंट, सर्टिफिकेट, डिसीजन। तो नॉर्मल आम जिंदगी में या बाकी चीजों में अवार्ड का मतलब होता है प्राइज या आपको कोई सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन बाबू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में या कानून की नजर में अवार्ड का मतलब होता है कि वहां पे डिसीजन आया है, कोर्ट की तरफ से वहां पे डिसीजन दिया गया है ना। तो अवार्ड वर्ड का मतलब होता है डिसीजन। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। एवरेज पे फॉर मंथली पेड वर्कर इज पेमेंट ऑफ, है ना। तो ये जो एक वर्कर जो कि पर मंथली बेसिस पे काम कर रहा है, एक वर्कर जो मंथली बेसिस पे काम कर रहा है तो उसका जो एवरेज पे है वो कितना दिया जाता है। तो याद रखिएगा बाबू, ये शायद प्रोबेबली मैंने डिस्कस किया है या नहीं भी किया जा सकता है, बस इसको ध्यान में रखिएगा कि 3 महीने का एवरेज सैलरी दिया जाता है वर्कर को हर महीने उसके एथी के रूप में, है ना। और जहां पे वर्कर्स को वीकली बेसिस पे पेमेंट किया जाता है ना, तो बाबू 4 वीक के एवरेज पेमेंट को उसके वीकली बेसिस पे पेमेंट किया जाता है। और जहां पे पर डे पेमेंट किया जाता है ना बाबू, तो वहां पे 12 दिन के पेमेंट को लेके एक एवरेज निकाल के उनको पेमेंट दिया जाता है डेली वेज के रूप में। ध्यान रखना है। तो एवरेज पे फॉर मंथली पेड वर्कर इज पेमेंट ऑफ 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ। तो 3 मंथ हो जाएगा बाबू, 3 मंथ इज द राइट आंसर। अगला है एवरेज पे फॉर वीकली पेड वर्कर इज पेमेंट ऑफ। तो 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। तो मैंने बताया था ना बाबू ये 4 वीक होता है, ध्यान रखना है। अगर महीना लेंगे तो 3 महीना पे, वीक में लेंगे तो 4 वीक पे, और पर डे लेंगे तो 12 दिन पे। एवरेज पे फॉर डेली पेड वर्कर इज पेमेंट ऑफ, है ना। तो ये जो एवरेज पे दिया जाएगा डेली वर्कर को, वो कितने दिन का एवरेज पेमेंट लिया जाएगा, तो 30 दिन का, 15 दिन का, 12 दिन का, 10 दिन का। तो याद रखिएगा बाबू 12 दिन का। अपना ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कंफ्लिक्ट बिटवीन 2 वर्कर्स, और दूसरा ऑप्शन कंफ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, है ना। तो एक में क्या है, 2 वर्कर्स के बीच में या 2 एम्प्लॉइज के बीच में कोई तरह का कंफ्लिक्ट, झगड़ा वगैरह हो गया, टेंशन वगैरह हो गया। और दूसरा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में कोई भी तरह का तनाव, झगड़ा झंझट वगैरह हो गया है, तो बोथ कम अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो ये जो दोनों चीजें बाबू, ये दोनों इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आता है। फिर अब ओनली 1 इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, सिर्फ हमारा वर्कर्स के बीच में जो कंफ्लिक्ट है वही आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में। ऑप्शन नंबर सी है सिर्फ ओनली 2 इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, और ऑप्शन नंबर डी है बोथ कैन नॉट कम अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। मैंने आपको बताया था ना बाबू शुरुआत में ही, ऑप्शन नंबर ए, ये जो 2 वर्कर्स के बीच में, 2 एम्प्लॉयज के बीच में अगर कोई तनाव, टेंशन, झगड़ा वगैरह है, या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तो ये दोनों तरह के मामले को हमारा कवर करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर तक हम लोगों का हो गया है ना। चलिए हम लोग 47 नंबर पे चलते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है बाबू,
इनेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय वर्कर इज, तो एम्प्लॉयर की जो इनेबिलिटी है, अक्षमता, टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय वर्कर, है ना। तो अगर एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कंटिन्यू करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? ये किस कंडीशन में होता है बाबू? तो जब मान लीजिए उसके पास पैसे की शॉर्टेज पड़ गई, या जो मशीन वगैरह जिस पे अगर हमारा वर्कर काम कर रहा था, अगर बड़ा मशीन था, मशीन खराब हो गया, निकट भविष्य में उसको ठीक होने की चांस नहीं, उसके पार्ट पुर्जे वगैरह बाहर से आते हैं, या उसको मेंटेन रिपेयर करने के लिए बाहर का इंजीनियर चाहिए, तो टाइम लगता है। तो ऐसे केस में लोग क्या करते हैं, वर्कर्स को बोलते हैं कि भाई कुछ दिन मत आओ, ये टेम्पोररी नेचर का होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं लेआउट। लेआउट तो यार बिल्डिंग वगैरह का हम लोग लेआउट बनाते हैं, यहाँ पे तो ये वर्ड यूज ही नहीं होगा। दूसरा है लॉकआउट। तो लॉकआउट क्या होता है बाबू? लॉक कर देना किसी चीज को। अगर जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा वगैरह है ना, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, पूरा फैक्ट्री का गेट वगैरह लगा देगा, बोल के भागो तुम लोग, अब तुम लोग से काम नहीं होगा मेरे फैक्ट्री में। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, फैक्ट्री को बंद कर देगा, तब उसको बोलते हैं लॉकआउट। तो यहाँ पे ये चीज नहीं हो रहा है। तीसरा है हमारा ले ऑफ। चौथा है हमारा रिट्रेचमेंट। तो ले ऑफ यही होता है बाबू, इनेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय वर्कर, है ना। जब हमारा एम्प्लॉयर अक्षम हो पाता है, सक्षम नहीं हो पाता है एम्प्लॉयज को नौकरी देने में, तब उसको हम लोग बोलते हैं ले ऑफ। तो ऐसा इसीलिए होता है जब पैसे की कमी पड़ जाती है, मशीन वगैरह खराब हो जाता है, या ऐसा कोई नेचुरल कैलामिटी आया कि कुछ दिन के लिए फैक्ट्री वगैरह बंद रखना पड़ता है, तब जाके हम लोग ले आउट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये टेम्पोररी नेचर का होता है। जैसे ही सुचारू रूप से सब आने लग गया तो फिर से लोग इसको हायर करने लगते हैं। रिट्रेचमेंट हमारा क्या होता है ना कि बाबू, कि मतलब वर्कर्स को कंपनी से निकाल देना, डिसिप्लिनरी एक्शन को छोड़कर, अगर किसी भी ना मतलब उसमें उसके अनुशासन के कमी को छोड़कर, और अगर हम लोग किसी भी रीजन से अगर हम लोग वर्कर्स को कंपनी से बाहर निकालते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेचमेंट। ये परमानेंट इन नेचर होता है, ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी, ले ऑफ इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है रीजंस फॉर ले ऑफ मे बी। तो ये ले ऑफ करने का रीजन क्या होता है? मैंने आपको बताया था क्या क्या ऑप्शन है बाबू। शॉर्टेज ऑफ फंड, ये हमारा होता है। दूसरा ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, ये भी होता है कि अगर हमारी मशीन वगैरह खराब होगी, ब्रेक डाउन मतलब खराब हो जाना टेम्पोररी, फिर बाद में उसको ठीक कराना पड़ेगा, लेकिन टाइम लग सकता है रिपेयर कराने में। तीसरा है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी बात है अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट पड़ जाए तो आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? तो रॉ मटेरियल जब आएगा तब काम स्टार्ट होगा, तब ना। तो तब तक ये लोग क्या करता है, वर्कर्स को टेम्पोररी बेसिस पे निकाल देता है कंपनी से। तो यही होता है। तो शॉर्टेज ऑफ फंड्स के कारण, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी के कारण और शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स इत्यादि के कारण जो कंपनी होती है या जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर देता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ले ऑफ इज अ टेम्पोररी फेज। दूसरा है इट इज नॉट द एंड। एकदम सही है बाबू। ये जो ले ऑफ होता है बाबू, ये टेम्पोररी नेचर का होता है, परमानेंट नहीं होता है। एंड इट इज नॉट द एंड, और ये अंत नहीं है, ये बार बार हो सकता है, फिर बाद में फिर वर्कर्स को बुलाया भी जाएगा, है ना। तो ये टेम्पोररी होता है, जरूरत महसूस होगी, पैसा आ गया, फिर से बुलाया जाएगा ना। तो इसलिए ये अंत नहीं होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। एकदम बाबू, यही तो अपना पहला ऑप्शन मिल गया ना, यही करेक्ट है हमारा, बाकी सब में क्यों जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है लॉकआउट इज। लॉकआउट क्या होता है? लॉकआउट इज रिफ्यूजल टू वर्क बाय एम्प्लॉइज, मतलब एम्प्लॉय लोग रिफ्यूज कर देगा, बोलेगा नहीं अब हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, जाते हैं। तो एम्प्लॉयर बोलेगा जाइए, दूसरा को ले आएंगे। अगला है टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। अगर एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दे रहा है सर्विस से, उसको नौकरी से निकाल दे रहा है। तीसरा है क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर के द्वारा क्या कर रहा है, काम करने की जगह को क्लोज कर दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। यही तो है हमारा लॉकआउट। मैंने बताया था ना, लॉक कर देते हैं, फैक्ट्री के गेट को बंद कर दिए, जो काम करने की जो जगह है, जो प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां पे जो नौकरी की जगह है, हम लोग उसको बंद कर देते हैं डिस्प्यूट वगैरह के कारण, है ना, हड़ताल वगैरह जो हो जाता है, उसी को बोलते हैं लॉकआउट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इनेबिलिटी टू एम्प्लॉयर, इनेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय वर्कर्स, ये हमारा क्या हो जाता है बाबू, ले ऑफ हो जाता है ना। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ अ वर्कर बाय द एम्प्लॉयर फॉर एनी रीजन अदर देन ड्यू टू डिसिप्लिनरी एक्शन। ये बताया था ना बाबू, क्या है टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ अ वर्कर। अगर किसी वर्कर का या किसी एम्प्लॉय का सर्विस खत्म कर दिया जा रहा है, उसको टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, उसको भगा दिया जा रहा है कंपनी से, फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन से, अदर देन डिसिप्लिनरी एक्शन, है ना, अनुशासनहीनता को छोड़कर अगर किसी और भी कारण से अगर
एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर निकाल दिया जा रहा है बाबू, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोले थे ना कि रिट्रेचमेंट बोलते हैं हम लोग, टेक्निकल वर्ड में ध्यान रखना है। तो यहाँ पे स्ट्राइक क्या होता है, हड़ताल, मजदूर वगैरह हड़ताल कर दिया कि मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांग पूरी नहीं करोगे हम काम नहीं करेंगे, तो स्ट्राइक नहीं होगा। ले ऑफ तो आपको पता है टेम्पोररी नेचर का होता है, वो बेचारा भी सक्षम नहीं हो पा रहा है, मशीन खराब हो गया, रॉ मटेरियल कम पड़ गया या पैसे कम पड़ गए, इसीलिए जब वर्कर को निकालेगा तो उसको ले ऑफ बोलते हैं, ये टेम्पोररी होता है। रिट्रेचमेंट यही हमारा परमानेंट होता है बाबू, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। सेटलमेंट क्या होता है ना, अगर कोई दुर्घटना वगैरह हो गया या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिटेन एग्रीमेंट होता है कि जो डिमांड था वर्कर का अगर उसको पूरा मान लेता है तो एक एग्रीमेंट होता है, यही होता है हमारा सेटलमेंट, है ना, सेटल कर दिए मामला को। चलिए अगला क्वेश्चन 52 मैच द पेयर्स, क्या है बाबू, सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होगा, रिफ्यूजल टू वर्क बाय वर्कर, ये नहीं होगा, रिटेन एग्रीमेंट, मैंने बताया था ना, तो ये जो सेटलमेंट होता है बाबू ये रिटेन एग्रीमेंट होता है। स्ट्राइक क्या होता है बाबू, यही होता है ना, रिफ्यूजल टू वर्क बाय वर्कर, वर्कर बोलेगा हम काम नहीं करेंगे, जब तक मेरी डिमांड पूरी नहीं करोगे, हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे, हम काम नहीं करेंगे, है ना। तीसरा है ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है बाबू, टेम्पोररी सस्पेंशन बाय ऑनर। और लॉकआउट क्या होता है बाबू, क्लोजिंग फैक्ट्री बाय ऑनर, ऑनर के द्वारा फैक्ट्री क्लोज कर दिया जा रहा है, ये ना ऑप्शन है। तो एक का बी, तो देखते हैं एक का बी किस में है, इसमें एक का सी है, ये ऑप्शन गलत, एक का ए है ऑप्शन गलत, एक का बी और इसमें एक का डी, तो ये गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बाकी को हम लोग मैच कर लेते हैं, एक का बी, 2 का ए सही है, 3 का डी सही है, 4 का बी, सॉरी लॉकआउट में 4 का सी होगा, ये थोड़ा गलत ये प्रिंट हो गया, 4 का सी होगा, क्योंकि ए तो पहले ही यहां पे आ गया है ना, 4 का सी होगा, बाकी हमारा करेक्ट है। अगला क्लरिकल वर्क इज कॉल्ड वर्कमैन, जो क्लर्क का जो काम करने वाला जो वर्कर होता है बाबू हम लोग उसको बोलते हैं वर्कमैन। सुपरवाइजर इज नॉट कॉल्ड वर्कमैन, सुपरवाइजर को हम लोग वर्कमैन नहीं बोलते हैं, सुपरवाइजर को भी बाबू हम लोग वर्कमैन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, सुपरवाइजर को भी वर्कमैन बोला जाता है और क्लरिकल काम करने वाले लोगों को भी वर्कमैन बोला जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, 1 करेक्ट ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक सही है। सही बात है बाबू, दूसरा तो गलत हो गया, क्योंकि सुपरवाइजर को भी हम लोग वर्कमैन बोलते हैं, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है हमारा, ध्यान रखिएगा, बाकी ऑप्शन जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वर्क्स कमिटी, कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स आर एसोसिएटेड विथ डैश एक्ट, तो किस तरह के कानून में हमारा वर्क कमेटी शामिल होता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इत्यादि होता है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा यही होता है ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बाबू, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये सारा चीज होता है। चलिए फिर अगला है बाबू हमारा वर्क्स कमेटी को, ये तो कवर हो गया। 55 नंबर, इन वर्क्स कमेटी डैश आर इन्वॉल्व, वर्क कमेटी में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं बाबू, तो वर्क्स कमेटी में सिर्फ वर्कर एंड एम्प्लॉयर, ओनली एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो बाबू वर्क्स कमेटी में ध्यान रखिएगा वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों शामिल होता है वर्क्स कमेटी में। इन वर्क्स कमेटी वर्कर्स आर नॉट लेस देन द डेट ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर आर नॉट लेस देन डेट ऑफ वर्कर, बोथ आर सेम, नन ऑफ दिस। तो वो दिया जाता है ना कि वर्कर्स जो है ना बाबू वो एम्प्लॉयर से कम नहीं होने चाहिए, या तो बराबर होगा या तो ज्यादा होगा, एम्प्लॉयर वर्कर से कम हो सकता है। तो ये जो वर्क्स कमेटी क्या है, एक तरह का ग्रुप ऑफ मेंबर है जिसमें जो वर्कर लोगों का कुछ मेंबर और एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ मेंबर दोनों मिलकर इसको गठन करता है। कंसिलिएशन ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय, ये जो कंसिलिएशन ऑफिसर है मतलब वर्कर्स के बीच में समझौता वगैरह करेगा, इसको कौन अपॉइंट करता है, यूनियन ऑफ वर्कर नहीं, इलेक्टेड बाय एम्प्लॉयर नहीं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हाँ बाबू ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अगला चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन कौन होता है, जो बोर्ड होता है कंसिलिएशन के लिए उसका चेयरमैन कौन होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन, सही है ये इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। अगला अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, एकदम सही बाबू ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होता है इंडिपेंडेंट पर्सन, बोथ करेक्ट, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी दोनों होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन और अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ट्स मस्ट बी गिवन बाय कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी विद इन कितना मंथ में हमारा इंक्वायरी का रिपोर्ट आ जाना चाहिए, कोई दुर्घटना हुआ घटना हुआ तो जो कोर्ट इंक्वायरी करके कितना दिन में रिपोर्ट देगा, तो 6 महीना में, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए 3 महीना गलत, ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ करेक्ट आंसर, बाकी तो कवर करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, ए डिस्ट्रिक्ट जज हु मे बिकम प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट मस्ट हैव एक्सपीरियंस मोर देन, तो डिस्ट्रिक्ट जज जो कि हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाता है लेबर कोर्ट का, मतलब जो लेबर कोर्ट को चलाता है, लेबर कोर्ट का जज बन जाता है, उसको कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, दिमाग में बैठा लीजिए एकदम। तो 1 साल का गलत, 2 साल का गलत,
3 साल का मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर डी 5 कैंसिल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। लास्ट 2 क्वेश्चन और है बाबू, इसको ध्यान में रखिएगा, सेट खत्म हो जाएगा फिर। क्वेश्चन क्या है, ये तो बना ही दिए। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स आर कंस्टिट्यूटेड फॉर, तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स आर कंस्टिट्यूटेड फॉर वेजेज के लिए, कंपनसेशन के लिए, कितना घंटा काम करना है उसके लिए, बोनस के लिए, तो तीनों चीज के लिए हम लोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फॉर सॉल्विंग इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को सुलझाने के लिए किसका गठन होता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, गलत, ये तो फैक्ट्री के लिए होता है, बिजनेस के लिए होता है। नेशनल कोर्ट्स, यही आंसर होगा बाबू। तो जो राष्ट्रीय कोर्ट होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसी को पॉइंट किया जाता है राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को सॉल्व करने के लिए। ये इंडस्ट्री और बिजनेस वाला मुद्दा की बात नहीं हो रहा है, नेशनल इंपॉर्टेंस की बात हो रहा है। नेशनल ट्रिब्यूनल गलत, ये तो इंडस्ट्रियल मुद्दे को सुलझाता है। लेबर कोर्ट गलत, ये तो लेबर के मुद्दों को सुलझाता है। तो नेशनल कोर्ट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से बाबू हमारा ये सेट 3 खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको बेनिफिट्स हुआ होगा। अगले सेट में हम लोग अगले वीडियो में अगले सेट के साथ मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।